नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीताम्बरा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सावन का पहला सोमवार आप सबके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। पीताम्बरा एजुकेशन चैनल पर पर्यावरण अध्ययन में आज 5वीं श्रृंखला प्रश्नों की आपके सामने। समय को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर। पहला क्वेश्चन है आप सभी का, निम्नलिखित में से किस परिवार को अभिविन्यास परिवार कहा जाता है? रक्त समरक्त परिवार, वैवाहिक या पैतृस्थान या मातृस्थान? सही आंसर होगा समरक्त। समरक्त परिवार उसे कहा जाता है इसमें भाई बहन के जैसे रिश्ते होते हैं, अर्थात इनमें आपस में रक्त संबंध है, एक ही माता पिता से उत्पन्न है। अगला क्वेश्चन है, बालकों का समाजीकरण सबसे पहले किसके द्वारा होता है? परिवार के द्वारा, मित्रों द्वारा, शिक्षा के द्वारा या रिश्तेदारों के द्वारा? जिन भाई बहनों का आंसर ए आ रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सभी देखते हो कि हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमें देखकर हमारे जैसे रीति रिवाज, त्यौहार, तिथि और हमारे व्यवहारों को देखकर ही सीखते हैं, उन्हीं का अनुकरण करते हैं और उनके द्वारा ही उसमें सामाजिकरण का विकास होता है। इसलिए पहला आंसर इनका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। दूर देश का है दोस्त, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊँट, घोड़ा, गैंडा या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऊँट। देखिए मेरे भाइयों, ऊँट क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ऊँट के जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं, और गद्देदार होने के कारण ये रेगिस्तान में क्या होते हैं कि बालू वाली भूमि में धंसते नहीं हैं और आराम से काफ़ी अच्छे से चल पाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसे पानी की सबसे कम आवश्यकता पड़ती है, जिससे लंबे समय तक इसे पानी की आपूर्ति बनी रहती है इसके शरीर में। तीसरी चीज़ ये होती है कि रेगिस्तान में रहने लायक ये पूरी तरह से अनुकूलित होता है, इसलिए रेगिस्तान को ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मित्र बताइए आप सभी, किस मालवाहक पशु को मनुष्य का मित्र कहते हैं? आंसर हो जाएगा, क्या होना चाहिए? ऊँट, घोड़ा, खच्चर या बैल? आप सभी का जिनका आंसर घोड़ा आ रहा है वो सही है। आप सभी ने देखा होगा प्राचीन काल में जो रथ होते थे, रथों में भी प्राचीन समय से ही घोड़ों का प्रयोग हो रहा है। घोड़े का प्रयोग प्राचीन समय से ही होता चला आ रहा है। यह मालवाहक के साथ साथ हमें क्या करता है, सवारी ढोने के काम भी आता है। आपको मैं इसके बारे में कुछ रोचक बातें बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए जरा। घोड़े की आँखें स्थल में पाए जाने वाले जितने भी जीव स्थल पर पाए जाते हैं उनमें सबसे बड़ी घोड़े की आँख ही होती है। घोड़े की आँख क्या होती है? सबसे बड़ी आँखें घोड़े की ही होती हैं। और मैं बता दूं, जीवों में इसकी जो रफ्तार होती है ना, 45 किलोमीटर प्रति आवर इसकी घोड़े की रफ्तार होती है। वह दौड़ सकता है इतनी स्पीड से। इसके बाद यह इसका जीवन काल जो होता है इसको घोड़े का, वो 25 से 30 वर्षों तक का होता है। 25 से 30 वर्षों तक का ये होता है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह इसकी आँखें जो होती हैं, इसकी आँखें 360 डिग्री तक देखने में सक्षम होती हैं। ठीक है ना, ये 360 डिग्री देखने में सक्षम होती है। घोड़े की आवाज़ को क्या कहते हैं? क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है तो उसे कहते हैं हम अस्तबल। क्या कहते हैं उसे? हम अस्तबल कहते हैं उसे। जी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण में पादपों के द्वारा वातावरण कौन सी गैस को अवशोषित किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प? आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 26 का आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जी, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे वातावरण से हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोख लेते हैं, और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी जल वाष्प से क्रिया करती है और फिर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाती है। ठीक है ना, और मुक्त कर और O2 यानी ऑक्सीजन को मुक्त करती है। ठीक है ना जी। अगला क्वेश्चन है 27 का, कठपुतली प्ले में कठपुतली को किसकी सहायता से नचाया जाता है? डोरी की सहायता, चुम्बक की सहायता से, रिमोट कंट्रोल की सहायता से, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर। बिल्कुल इसका सही आंसर डोरी हो जाएगा। ये कहाँ का नृत्य है? फेमस नृत्य है कठपुतली नृत्य। कहाँ का प्ले है ये? राजस्थान का है। बिल्कुल सही है, राजस्थान का है। चलिए मैं इसको अब बता ही देता हूँ इसकी तस्वीर। जी, इस प्रकार से देखिए, ये है, ये कठपुतलियाँ होती हैं और इनको आप देखिए धागे से बांधा जाता है, और क्या होता है कि ऊपर एक कोई जो प्ले करने वाला होता है, जो कलाकार होता है, वो इनकी रस्सियों को इस प्रकार से कला के द्वारा, एक कला होती है इनके पास कि ये रस्सियों के द्वारा इनको जिस प्रकार से अभिनय करवाना होता है वो इस प्रकार से अभिनय इनको करवाता है इन कठपुतलियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
विवाह किस प्रकार का उत्सव है? पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा पारिवारिक उत्सव। विवाह पारिवारिक उत्सव उत्सव होते हैं, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए ये उत्सव का उद्देश्य क्या होता है। इन उत्सव का उद्देश्य होता है अपने परिवार, पारिवारिक, सामाजिक संबंधों में आपस में जोड़े रखना। पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को आपस में क्या करना, जोड़े रखना, इसका उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आवास नीति की जरूरत क्यों पड़ी? बताइए। दुर्बल लोगों के लिए नगरीय स्लम क्षेत्रों में विकसित करना, अपर्याप्त सुविधा वाले मकानों में रहने वाली सुविधाएं प्रदान करना, सभी। आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा इसका सभी। ये अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के मकानों में सुविधाओं का अभाव मिलता है? भाई बताइए। छोटे मकानों में, बड़े मकानों में, शहरी मकानों में, ग्रामीण मकानों में? आंसर होना चाहिए ग्रामीण मकानों में, क्योंकि वहाँ पर आपने देखोगे कच्चे फर्श होते हैं, वेंटिलेटर की ज़्यादा बोरिंग होते हैं, धुएं वाले चूल्हे होते हैं, है ना, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है 31 का, छात्रों में पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा उपाय श्रेष्ठ है? बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए ध्यान से। आंसर आ गया होगा, उम्मीद करती हैं आपका आंसर आ गया होगा। आंसर है सी, एकीकृत उपागम। एकीकृत उपागम होता क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। एकीकृत उपागम समन्वय सिद्धांत की पर आधारित होता है, समन्वय सिद्धांत पर, है ना। और इस एकीकृत का सिद्धांत जो होता है उसके अनुसार क्या होता है, ज्ञान सदैव एक इकाई के रूप में चलता है, ठीक है ना, अर्थात विद्यमान रहता है ना। और क्या होना चाहिए, क्या होता है कि ये जो इसके अलावा जो एकीकृत उपागम होते हैं ना, जो स्टूडेंट होते हैं हमारे, स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि टीचरों के लिए भी और ज़्यादा लाभदायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बताइए आंसर। पाठों को शीघ्रतापूर्वक दोहराने के अवसर देना, व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर देना, छात्रों को अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना, विज्ञान अध्ययन में धन की बचत करना। बताइए आंसर। तीसरा आंसर वो सही है, छात्रों में अवलोकन और संग्रह करने की आदत डालना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है 33 का। 33 क्वेश्चन है, समूह कार्य पर्यावरण अध्ययन कर रहे छात्रों को सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बताइए। तत्कार, कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक कार्य, मौखिक प्रश्न या फिर निर्धारण मापनी? बताइए आंसर क्या होना चाहिए, बताइए आंसर। यदि आपको प्रश्न पूरा ना दिख रहा हो तो आप स्क्रीन को क्या कर लें, कोशिश करता हूँ मैं। आप अब आपको दिख रहा होगा शायद। आंसर बताइए 33 का। जी, सी आंसर बिल्कुल सही है, मौखिक कार्य बिल्कुल सही है, मौखिक प्रश्न बिल्कुल सही है। क्यों है 33 का मौखिक प्रश्न? क्योंकि देखिए अपन समूह में काम कर रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन कर रहे हैं, तो बच्चों को क्या होता है, सामाजिक और व्यक्तिगत जो विशेषता होती है ना, उनका आकलन करने के लिए क्या करती है, अपन मौखिक प्रश्न पूछते हैं, और ये उपकरण सबसे ज़्यादा लाभदायक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसका आपने आंसर देख लिया ना, कौन सा है, मौखिक प्रश्न जी वाला। जी, अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण परिवेश भ्रमण की समाप्ति के बाद क्या करना अनिवार्य माना जाता है? बताइए आप आंसर, बताइए जल्दी से। 34 का सी नंबर जिनका आ रहा है बिल्कुल सही है, सी नंबर बिल्कुल सही है, जिनका सी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही माना जाएगा आपका, सी नंबर बिल्कुल ये होना चाहिए। जी, संपूर्ण परिवेश, है ना, संपूर्ण परिवेश भ्रमण की समाप्ति के बाद क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए कि बच्चे ने सीखा क्या है, किस प्रकार सीखा, उसके अनुभव कितने रहे, भाई अपनी तरफ से कितना सक्रिय रहा, इन सभी का मूल्यांकन के लिए हमें ये जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक परिवेशी भ्रमण संभावित स्थल का क्षेत्र नहीं हो सकता? बताइए। प्राचीन स्मारक के लिए, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, पर्वतीय स्थान या कक्षा कक्ष? बताइए कहाँ होना चाहिए। डी बिल्कुल सही है, कक्षा कक्ष बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के बारे में कथन विधि का दोष क्या है? बताइए। कथन विधि का दोष, छात्र निष्क्रिय हो जाता है, अध्यापक आलसी हो जाता है, विषय वस्तु पर्याप्त नहीं होती, अतिरिक्त ज्ञान नहीं मिलता। देखिए ये वाला होता नहीं, अतिरिक्त ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान तो मिलेगा कथन विधि में, विषय वस्तु पर्याप्त नहीं होती ऐसा भी नहीं है, अध्यापक आलसी हो जाता ये भी नहीं है, बल्कि छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं, बिल्कुल सही होगा। क्योंकि कथन विधि में क्या होगा कि जो टीचर पढ़ा के बता रहा है, कुछ छात्र सुन रहा है कुछ नहीं सुन रहा है, इस पर छात्र निष्क्रिय हो जाएगा, ठीक है ना। 35 का
35 को क्या होना चाहिए, 37 का सॉरी ए, वो सही है। छात्र ने सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि अब लंबी भाषण देते रहोगे तो बच्चा सुन भी रहा है नहीं सुन रहा है उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं जाएगा, और इस प्रकार से वो निष्क्रिय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राहुल कक्षा में पर्यावरण अध्ययन की विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करता है। वह क्यों उपयोगी होता है बताइए। उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संग्रहित करना चाहता है, या फिर पाठ को आनंददायक और रोचक बनाना चाहता है, बच्चों में विद्यमान भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखना चाहता है, या फिर स्थानीय व विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में सहायता करता है। ये क्वेश्चन है आपका। स्क्रॉल डाउन कर लीजिए आप, क्योंकि या फिर पॉज कर करके देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पूरी स्क्रीन पर फिट नहीं हो रहा है। कोशिश मैं कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप इसे स्क्रॉल डाउन या फिर पॉज करके आंसर को दीजिए। क्या होना चाहिए 38 का आंसर, डी वो सही है। डी आंसर जिनका आ रहा है वो सही है ना। राहुल ने पर्यावरण अध्ययन की विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कहानी कथन विधि का जो प्रयोग करता है वह ये बताता है कि स्थानीय तथा विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में सहायता करती है। बिल्कुल सही है, डी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन, एक क्वेश्चन छूट गया शायद जी। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है। यही वाला सही है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या से संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण और भाषा और गणित के अविभाज्य अंग के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा है, इसे जेंडर संवेदनशीलता, बिल्कुल जेंडर संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं कहेंगे भाई, बिल्कुल नहीं, ये पक्षपात हो जाएगा जी। सी, उन क्रियाओं को संलग्न जेंडर संवेदनशीलता दिया, हाँ वो सही हो, सॉरी ये वाला सही हो जाएगा। ए सी, उन क्रियाओं को संलग्न किया जाना चाहिए जो उनकी प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण संबंधी समझदारी बढ़ाने में सहायता करते हैं, और वो सभी। क्वेश्चन ये रहा आपका, बताइए आंसर। डी आंसर वो सही हो जाएगा, उपरोक्त में सभी, उपरोक्त में से सभी आंसर वो सही है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। अब अपन को क्या करना है भाई, प्राथमिक स्तर है, क्या करना है, पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाना है, तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होना चाहिए। क्रियाकलाप संचालित करना और कौशलों का विकास करना, या फिर आकलन में सफलता प्राप्त करना, या फिर विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, या फिर सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। बताइए क्या आंसर होना चाहिए। जिनका डी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण से जोड़ने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में त्वचा मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्न में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। बताइए, शरीर में लवणों का क्षय, शरीर में ऊष्मा का क्षय, वातावरण में हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, या आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। बताइए। 41 का ये बिल्कुल सही है, शरीर में लवणों का क्षय। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग में प्रोटीन प्रचुरता होती है। बताइए। दूध, आम, गाजर, अंडा, टमाटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही, मांस। जिन भाई बहनों का आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही है, इनमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन को हम शरीर निर्माण करने वाले प्रोटीन का काम शरीर का निर्माण करता है, ये टूटी हुई कोशिकाओं को और उसे प्रिपेयर करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण निम्न में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। खाद्य संरक्षण के लिए देखिए, आलू चिप्स ठीक है रख सकते हैं, दूध पनीर बिल्कुल है सही है, सेब और जैम या फिर कच्चा आम अचार, देखिए इन सब का जोड़ा बिल्कुल सही है, लेकिन सेब और जैम ये अलग है। ठीक, 43 का आपका हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धूल के प्रभाव से क्या हो जाता है भाई। पत्तियां जो होती हैं धूल के प्रभाव से क्या हो जाता है, रंध्र खुल जाते हैं, पत्तियों के रंध्र बंद हो जाते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पत्तियां गिर जाती हैं। बताइए क्या होना चाहिए 44 का। डी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब पत्तियां जो होती हैं धूल से क्या हो जाती है, धूल से अत्यधिक प्रभाव से पौधों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिससे उनकी पत्तियां क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं, इसलिए
डी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बड़े शहरों में वायुमंडलीय प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है भाई, बताइए। 46 नंबर का प्रश्न है मेरे भाइयों और बहनों, बड़े ही ध्यान से और अलर्ट होकर आप सभी आंसर दे रहे होंगे। जी आंसर, जी बी आंसर बिल्कुल सही है। बड़े शहरों में वायुमंडलीय प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है, स्वचालित वाहन, बिल्कुल सही है, स्वचालित वाहन है। क्योंकि स्वचालित वाहनों से होता क्या है भाई, इनसे जो धुआं निकलता है, धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैसें आती हैं, निकलती हैं, जो क्या करती है पर्यावरण के साथ ही मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी क्या करती हैं, प्रतिकूल प्रभाव या उल्टा प्रभाव या गलत प्रभाव या फिर जैसे दुष्प्रभाव डालती हैं। ठीक है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस भी है और इससे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में इसका चित्र भी लगाकर दिखाया था आपको, सिस्मोग्राफ के द्वारा है, बिल्कुल सही है। जिनका सिस्मोग्राफ आ रहा है बिल्कुल सही है 47 का, ठीक है ना। सिस्मोग्राफ बिल्कुल सही है, मैंने चित्र भी पहले पिछली वीडियो में लगाया है, आप देख लेना। इतना करना तो पड़ेगा आपको, अगर देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर मेरा पिछला वीडियो देख लेना, उसमें सारे चित्र लगे हुए हैं, समझाया भी गया है। निम्न में से कौन सी ईवीएस कक्षा की गतिविधियाँ हैं, सैंपल का प्रयोग, चित्र बढ़ाना, फील्ड भ्रमण या सभी, बताइए क्या हो जाएगा इसका। बी नंबर, चित्र पढ़ाना। ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं, बताइए क्या होना चाहिए, इसका हो जाएगा बी। ध्वनि को, सॉरी 1 मिनट सॉरी भाइयों, सॉरी 149 का डी सही हो जाएगा। सॉरी, मैं कुछ दूसरा क्वेश्चन का जाने क्या दिमाग में चल रहा था। निम्न में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं, सैंपल का प्रयोग बिल्कुल होता है, सब चित्र का पढ़ाना बिल्कुल होता है और फील्ड भ्रमण भी इसमें किया जाता है ईवीएस कक्षा में, इसलिए ये सभी हो जाएगा। ठीक है ना। 49 का आपको बता दें ये सभी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह विषयगत, एकीकृत, समावेशी या सभी, क्या होना चाहिए आंसर। तसल्ली से दीजिए, आंसर अंतिम आंसर है और आशा करते हैं कि आप सभी ने क्वेश्चनों को राइट डाउन किया होगा। आपके कितने ऑप्शंस या कितने आंसर्स आपके सही निकले, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। 50 का आंसर जिनका डी आ रहा है बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल सही है। क्योंकि आपको अध्याय पर्यावरण अध्ययन के बारे में पता होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम जो होता है बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है अगर क्या करते हैं, अगर यह विषयगत, एकीकृत और समावेशी हो। ऐसा होने से क्या होता है, बच्चों को सीखने के मौके कक्षा के साथ साथ विषय के साथ तथा कक्षा के बाहर के परिवेश से भी मिलते हैं। ठीक है ना। इससे क्या होता है, इससे बच्चे में समझ क्या होती है, विकसित होती है। और भी क्या करते हैं कि मनोरंजन जो होता है ना, मनोरंजन पूर्ण या फिर कह सकते हैं रुचिपूर्ण होकर तत्वों को समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, जिससे बच्चों के क्या होता है, बौद्धिक विकास में बढ़ावा मिलता है। इसलिए इसका डी विकल्प एकदम सही है। आज के प्रश्नों की श्रृंखला यही, इतने ही प्रश्न करते हैं आज। प्रश्नों की श्रृंखला लगातार अनवरत रूप से जारी है। आगे के लिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए। बिल्कुल मन लगाकर अपनी स्टडी को जारी रखिए। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि मेरे द्वारा कुछ जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा कोई जानकारी अच्छी नहीं लगी हो, खास ना लगी हो, तो फिर आप मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तब तक के लिए अगले श्रृंखला तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।